हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डेज बैच कर रहे हैं, जो कि हमारा टोटली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें हमने अपनी 3 यूनिट कंप्लीट कवर कर ली है, जो कि है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हम यूनिट कर रहे हैं वो है हमारी अलजेब्रा, और आज अलजेब्रा का जो टॉपिक है नंबर थ्योरी, आज हम उस पर लेक्चर करेंगे। नंबर थ्योरी में फर्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो है डिविजिबिलिटी। क्या होता है डिविजिबिलिटी? एन इंटीजर ए इज सेड टू बी डिविजिबल बाई एन इंटीजर बी डज नॉट इक्वल टू 0। एक इंटीजर ए डिविजिबल होगा किसी इंटीजर बी से, कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू सच डेट, अगर एक इंटीजर क्यू ऐसा लाई करता है कि ए इक्वल टू किसके हो? बी के। ए इक्वल टू किसके हो? बी के। देन इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं कि हमारा जो बी है वो डिवाइड करता है ए को। देखो इसमें ये साइन हमारा बिल्कुल जो साइन होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है मैंने, इस तरीके से। इसका मीनिंग है कि जो बी डिवाइड करता है ए को, इसमें हम लिखते हैं डिविजिबिलिटी रूल में, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है, कि जो हमारा नंबर बी है वो डिवाइड करता है ए को। इसमें लाइन बिल्कुल सीधी होती है। अदरवाइज जब हम पहले पढ़ते थे तो लिखते थे कि ए को क्या करता है? बी डिवाइड करता है। यहाँ पर बी बाद में लिखा जाता है अगर हम ये ओब्लिक का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं 39 को 13 से डिवाइड करती हूँ तो देखो कैसे लिखेंगे, 13 3 जा 39, तो इसको लिखेंगे हम 13 एंड 39। इसका मीनिंग हुआ कि जो 13 है वो 39 को डिवाइड करता है। और आप वैसे क्या लिखते कि 39 इज डिविजिबल बाई 13, तो ये नहीं लिखना है। इस वाली जो हमारी बुक है, ग्रेजुएशन की बुक है जो नंबर थ्योरी की, उसमें इसी तरीके से लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारी इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ए डिवाइड करता है 0 को, ए किसको डिवाइड करता है? 0 को, है ना। 1 बी डिवाइड करता है ए को, है ना, और ए भी डिवाइड करता है ए को, तो सही बात है। 2 से आप डिवाइड कर लीजिए 0 को, तो 2 से 0 बार 0 ही आ जाएगा। आप 1 से ए को डिवाइड कर लीजिए तो 1 की मल्टीप्लाई ए टाइम्स होगी, तो ए ही आ जाएगा। आप ए से ए को डिवाइड कर लीजिए तो पूरा क्या है? डिविजिबल है। यानी कि प्रत्येक नंबर को कोई भी नंबर क्या कर सकता है? अगर वो नंबर 0 है डिवाइड कर सकता है, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, और सेम नंबर को क्या कर सकता है? हमेशा डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए डिवाइड करता है बी को, अगर ए किसको डिवाइड करता है? बी को, सी डिवाइड करता है डी को, सी किसको डिवाइड करता है? डी को, तब ये बात इंप्लाई करेगी कि ए सी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वो किसको डिवाइड कर देगा? बी डी को डिवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ ए डिवाइड करता है बी को एंड बी डिवाइड करता है सी को, क्या? अगर ए डिवाइड करता है बी को, बी डिवाइड करता है सी को, तब ए डिवाइड कर देगा सी को, तो करेक्ट है। जैसे में 2 से 4 डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, 2 से 6 डिवाइड हो गया, 2 3 जा 4 से बी डिवाइड सी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है? 4। 4 यहाँ पे मान लिया मैंने 8 ले लिया है, तो 4 2 जा 8, तो 2 डिवाइड कर देगा सी को, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 8, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया ना, इस तरीके से। तो ये क्या थ्योरम हुई हमारी कि अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड बी डिवाइड करता है सी को, तब ए किसको डिवाइड कर देगा? सी को डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ ए डिवाइड करता है बी को एंड बी डिवाइड करता है ए को, ए किसको डिवाइड करता है? बी को, और बी डिवाइड करता है ए को, तब जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए की वैल्यू प्लस माइनस बी होगी हमारी। कितनी होगी ए की वैल्यू? प्लस माइनस बी। नेक्स्ट है, इफ ए डिवाइड बी, अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड ए डिवाइड करता है सी को,
ए किसको डिवाइड करता है, बी को, एंड ए डिवाइड करता है सी को, तब जो ए होगा वो किसको डिवाइड कर देगा, बी एक्स प्लस सी वाई को। और ये जो एक्स और वाई हैं ये हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स। तो याद रहेगा आपको कि अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड ए डिवाइड करता है सी को, तब ए डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को, ए किस तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। और एक्स और वाई हमेशा क्या होंगे, हमारे कोई भी इंटीजर वैल्यू होंगे। एक्स और वाई क्या होंगे, इंटीजर वैल्यू होंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट करते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होती है डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम। अब नेक्स्ट है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम, और इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो देखते हैं, फॉर गिवन इंटीजर ए एंड बी, दो हमारे पास इंटीजर हैं और दोनों के दोनों इंटीजर क्या हैं, 0 से ग्रेटर हैं, यानी कि 0 से बड़े कोई भी हमने इंटीजर ले लिए। इट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है, या आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच डेट, तब यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर लाई करेंगे, इस तरीके से लाई करेंगे कि ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। और जो आर की वैल्यू होगी, देखिए यहाँ से पूछता है, जो आर की वैल्यू होगी वो किस किस के बीच में लाई करेगी, 0 से और बी के बीच में लाई करेगी, इस वाले बी के बीच में। और ध्यान रखना है आपको कि वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू बी के इक्वल नहीं होती। अगर वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगी तो फिर रिमाइंडर ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। अभी बताती हूँ मैं कैसे करना है। और जो ये इंटीजर्स हैं क्यू, क्यू को बोलते हैं हम कोसेंट। क्या बोलते हैं क्यू को, कोसेंट। एंड आर, आर कॉल्ड द रिमाइंडर। क्यू क्या है हमारा, कोसेंट, एंड आर क्या है हमारा, रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। जैसे एक नंबर है मेरे पास, 2 से डिवाइड करना है मुझे 5 को, तो 2 2 ज़ा 4। जैसे 2 से डिवाइड करती हूँ मैं 5 को, ठीक है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम में बनाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 1 रिमाइंडर बचा हमारा। अब क्या करते हैं, इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखते हैं। तो a क्या होता है हमारा, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 5। b और q जिस नंबर से डिवाइड करते हैं और जो हमारा कोसेंट आता है, तो 2 × 2 प्लस r की वैल्यू 1। अब हमारी जो कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब देखेंगे यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे और देखते हैं क्या ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू b, तो 0 लेस देन इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है डिवाइड करके 1, और b की वैल्यू क्या आई हमारी 2। अब देखो ये वाली कंडीशन बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। और एक बात और समझो, मान लो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता। मान लो यहाँ पर ये वैल्यू इक्वल का साइन आने के लिए क्या होना चाहिए था, कि जो रिमाइंडर है वो 2 आना चाहिए था। तो अगर ये रिमाइंडर मान लो 1 की जगह 2 आ जाता, तो 2 1 जा 2, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, और जो कि गलत होता है, क्योंकि ऐसे करते हैं हम फिर 2 से, जैसे कि हम डिवाइड कर रहे हैं 6 को, तो 2 3 जा 6, तो उस केस में क्या होता है, हमारा रिमाइंडर नहीं बचता। जब रिमाइंडर हमारे b के इक्वल हो जाता है, और जब रिमाइंडर b के इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये है ना कि ये नंबर डिवाइड कर देगा। जो हमारा b है वो तो फिर रिमाइंडर को डिवाइड ही कर देगा। रिमाइंडर बचता क्यों है, क्योंकि जो b है वो जो वैल्यू यहाँ पर आती है हमारी रिमाइंडर की फॉर्म में, उसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाता। क्यों नहीं डिवाइड कर पाता, क्योंकि वो वैल्यू उससे क्या होती है, छोटी होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको डिवीजन एल्गोरिथम में, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। और ये जो हमारा फॉर्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा जो हम 3rd 4th 5 में पढ़ा है वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कि जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस में रिमाइंडर के, ठीक है ना। ये वही तो फॉर्मूला है हमारा, कि जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर के, और डिवाइजर के मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कोसेंट में प्लस रिमाइंडर के। तो यहाँ पर डिविडेंड को तो a से डिनोट किया गया है, डिवाइजर को b से, कोसेंट को q से, और रिमाइंडर को r से, ठीक है ना। तो जो हमने पढ़ा हुआ है
बस उसकी हम क्या है एक एडवांस फॉर्म पढ़ते हैं नंबर थ्योरी में, जो हमारे ग्रेजुएशन में होती है। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट थ्योरम है जो डिवीजन एल्गोरिथम की क्या है एक एक्सटेंशन है। क्या होती है थ्योरम कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q1 एंड R1 सच डेट, हमारे पास दो इंटीजर है Q1 और R1। ठीक है ना, तब क्या होगा, Q मतलब हमारा क्या हो गया कोसेंट और R मीन्स रिमाइंडर। तब जब हम डिवाइड करेंगे A इक्वल टू BQ1 प्लस ER1 होगा, क्या होगा BQ1 प्लस ER1 होगा। ठीक है, और जो हमारी R1 की वैल्यू होगी, देखो वहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने कि 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू B होगी। लेकिन यहाँ पर इसके एक्सटेंशन में क्या होता है कि जो R1 होता है वो किस किस के बीच में लाई करता है, B/2 के बीच में, 0 और B/2 के बीच में लाई करेगा, यानी कि उसके आधे से आधी वैल्यू से कम के बीच की वैल्यू होगी। और इसमें ध्यान रखना ये पूछा जाता है आपसे कि अगर ये कंडीशन है कि A इक्वल टू BQ1 प्लस ER1 है और जो रिमाइंडर है वो 0 से B/2 के बीच में है, तब इस E की वैल्यू क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है या तो E की वैल्यू 1 होगी, E इक्वल टू +1, या फिर क्या होगी E इक्वल टू -1, या तो E की वैल्यू +1 होगी या फिर E की वैल्यू -1 होगी। ठीक है ना, दोनों नहीं होगी, या तो 1 ही होगी, मैंने और लिखा है देखो बीच में एंड नहीं लिखा है, तो कितनी होगी, या तो वैल्यू +1 ही होगी या फिर वैल्यू -1 होगी। ठीक है, अब कुछ इंटीजर्स की फॉर्म होती है, मैं आपको बता देती हूँ। अब कुछ थ्योरम्स है, ठीक है ना, और ये पूछी जाती है कि हमारे जो इंटीजर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है, इवन इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं। तो हमें ये सोल्व नहीं करने एग्जाम में, हम नंबर रख रख के चेक कर लेंगे। ठीक है ना, ये बोला है कि एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो या तो इस फॉर्म के होंगे 3Q और 3Q + -1। जैसे मैं यहाँ पर Q की प्लेस पर 0 पुट करती हूँ तो 3 × 0 0 एंड 3 × 0 0 + -1, तो +-1 आ गया है। यहाँ पे आप 2 रखिए तो 3 1 रखिए तो 3 1 × 3 और 3 × 1 1 +1 कितना हो गया 4, और जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर रख रख के चेक कर लेंगे एग्जाम में कि हम जो भी इंटीजर रखना चाहते हैं क्या सारे इंटीजर बन जाएंगे। अगर सारे इंटीजर बनते हैं तो वही ऑप्शन है, और जिसमें 1 2 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें सारे इंटीजर्स नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, या फिर जो हमारे इंटीजर्स है इस फॉर्म के होते हैं 4Q + -1 और 4Q + -2 की फॉर्म के। थर्ड होते हैं हमारे जो हमारे 5Q + -1 और 5Q + -2 की फॉर्म के होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें Q की कुछ भी वैल्यू रखिए तो आप सारे के सारे इंटीजर्स निकाल सकते हैं, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। ठीक है ना, अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि जो हमारे ओड इंटीजर होते हैं वो होते हैं इज ऑफ द फॉर्म, या तो वे 2Q + 1 होंगे, 2Q + 1 की फॉर्म के होंगे, 2Q - 1 की फॉर्म के होंगे, या 4Q + -1 की फॉर्म के होंगे, या +-4Q + 1 की फॉर्म के होंगे। जैसे यहाँ पे Q की जगह आप 0 पुट करिए तो 2 × 0 + 1, तो कितना हो गया 2 की मल्टीप्लाई 0 में 0 + 1, तो देखो ओड 1 हमारा क्या है एक ओड इंटीजर है। आप यहाँ पर 4 की Q की जगह पे 2 प्लेस करिए, इस वाले में करिए 4 × 2 + -1, तो 4 2 = 8 + -1, तो 8 + 1 9 और 8 - 1 7। देखो दोनों नंबर हमारे क्या आए ओड इंटीजर आए। तो इस तरीके से जब आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जैसे यहाँ पर ये ओड बन गया, यहाँ पे ओड बन गया, वहाँ पर क्या होगा कि कुछ नंबर में ओड नहीं बनेगा, कुछ में इवन बन जाएगा, आपका इवन नंबर बन जाएगा। तो आपको नंबर रख के चेक कर लेना है, नंबर छोटे रखना है, सब में Q = 0 रखेंगे आप सब क्वेश्चंस में। ठीक है, और उसी से ही आपको जो 3 ऑप्शन होंगे बाकी के उसमें इवन इंटीजर बन जाएगा, तो वे कट कर देना, और जो हमारा सही करेक्ट होगा जो आपको सिर्फ ओड इंटीजर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी एवरी स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, जितने भी हमारे ओड इंटीजर है अगर आप उनका स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा 8Q + 1 की फॉर्म का होगा। कौन सी फॉर्म का होगा 8Q + 1 की फॉर्म का ही होगा।
अगर आप स्क्वायर करते हैं किसी ओड इंटीजर का तो वो हमेशा किसकी फॉर्म का होगा, 8q+1 का। चलो इसको चेक कर लेते हैं। एक ओड इंटीजर ले लेते हैं। ओड इंटीजर 3 ले लिया मैंने। क्या ले लिया, मान लो एक ओड इंटीजर मैंने कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब ये देखते हैं क्या ये 8q+1 की फॉर्म का है, तो लिखते हैं 8:2। q की वैल्यू हमने 1 ले लिया प्लस के, ठीक है, q की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली, तो 8:1 प्लस के 1, ये 8 मल्टीप्लाई q+1 की फॉर्म का हो गया ना। आप इसी तरह सारे के सारे जो भी हमारे ओड इंटीजर होंगे अगर आप उनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 8q+1 की फॉर्म का ही होगा। इसको लर्न करना है आपको। नेक्स्ट देखो थ्योरम, 1 ऑफ एवरी 3 कंजुगेटिव इंटीजर। आपने 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स ले लिए। कंजुगेटिव का मतलब एक साथ के, जैसे 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये क्या हो गए, एक साथ हो गए। जैसे 3 4 5 जो एक साथ नंबर होते हैं, आप कोई से भी 3 नंबर जो एक साथ आते हैं उनको ले लीजिए। इज डिविजिबल बाई 3, वो हमेशा क्या होंगे, उनमें से एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने नंबर ले लिया, मान लो 17 18 19 ले लिया है नंबर, 17 18 19, कोई भी ले लीजिए आप, जो भी आपको अच्छा लगे। तो 3 से डिवाइड, देखो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 6 18 हो गया ना, कंप्लीट डिविजिबल। तो इनमें से जब भी हम 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स लेंगे उनमें से एक हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंजुगेटिव। अगर आप 3 कंजुगेटिव नंबर्स लेते हैं उनकी क्या करते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि उनका करते हैं मल्टीप्लीकेशन, इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3, तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होगा। 3 नंबर ले लीजिए अपने मन में जो आपको अच्छे लगे। जैसे मैंने 3 कंजुगेटिव नंबर लिया, 3 4 और 5। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, करिए। 3 × 4 × 5, तो कितना मल्टीप्लीकेशन करके आया, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 × 1 ही तो होता है हमारा फैक्टोरियल 3, तो 3 2 जा 6। अब 6 से 60 को डिवाइड करिए, तो 6 10 जा 60, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम में दे देगा फैक्टोरियल 3 दे देगा, और ये वाला और ये वाला, ये दोनों थ्योरम तो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है थ्योरम उसमें एग्जाम में, कि जो ओड इंटीजर का स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म का होता है, तो याद रखना 8q+1 की फॉर्म का होता है। और अगर आप 3 कंजुगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा क्या होती है हमारी, फैक्टोरियल 3 होती है। कर सकते हैं, या कोई डाउट है, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि एवरी स्क्वायर इंटीजर, जितने भी हमारे स्क्वायर नंबर्स होंगे, एवरी स्क्वायर नंबर इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म के होंगे, या तो 9k होंगे या फिर 3k+1 की फॉर्म के होंगे। और जहाँ पे k क्या है, हमारा कोई भी इंटीजर है, तो जितने भी हमारे स्क्वायर नंबर्स होंगे वो सब किसकी फॉर्म के होंगे, 9k और 3k+1 की फॉर्म के होंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 1 का स्क्वायर है 4, 2 का 9, 16, 25, ठीक है ना। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 25, ये सब हमारे क्या है, स्क्वायर नंबर। तो उनको एक बार चेक करते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 0, क्योंकि वैल्यू 0 कंसिडर कर ली, +1, 3 × 0 0 +1, कितना आ गया 1। अब इसको चेक करते हैं, तो 3 × क्यू की वैल्यू 1 +1, तो कितना हो गया 3 + 1, तो 4 आ गया। तो ये भी 3q+1 की फॉर्म होगी। अब इसे देखो 9 का मल्टीपल है, तो 9k वाला ले लेते हैं, 9:k की वैल्यू 1, तो 9:9, ठीक है। जैसे 16 के लिए है, तो 3 5 जा 15 +1, तो 3 5 जा 15 +1, कितना हो गया 16। तो गाइस जितने भी स्क्वायर नंबर होते हैं वो हमेशा 9k की फॉर्म में, 3k+1 की फॉर्म में होता है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है, क्योंकि इसमें सारा थ्योरम बेस है और ये सब चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एडवांस लेवल, किसके थ्योरेटिकल पोर्शन क्या होता है। सबको लगता है कि नंबर थ्योरी बहुत ईजी है, लेकिन नंबर थ्योरी के क्वेश्चन ईजी हैं, लेकिन जब आप इसके थ्योरम्स पढ़ते हैं ना तो वो क्या कर देते हैं, थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है,
और हमारे माइंड को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। तो हमने जो पहली थ्योरम पढ़ी है वो पढ़ी थी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो आर की वैल्यू है वो 0 से b के बीच में लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर थ्योरम कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 ई आर 1 है, जहाँ पे Q1 और R1 हमारे क्या है, दो इंटीजर्स है, और जो R1 की वैल्यू है वो 0 से by2 के बीच में लाई करेगी, और E की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। जितने भी हमारे इंटीजर्स है वो किसकी फॉर्म में होंगे, 3Q की फॉर्म में, 3Q + -1 की फॉर्म में, 4Q + -1 की फॉर्म में, या 4Q + -2 की फॉर्म में, 5Q + -1 की फॉर्म में, और 5Q + -2 की फॉर्म के होंगे। जितने भी हमारे ओड इंटीजर होंगे वो या तो 2Q + 1 की फॉर्म के होंगे, 2Q - 1 की फॉर्म के होंगे, 4Q + -1 की फॉर्म के होंगे, या +-4Q + 1 की फॉर्म के होंगे। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर। जब भी आप किसी ओड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा 8Q + 1 होगा। क्या होगा, 8Q + 1 होगा। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द 3 कंजुगेटिव इंटीजर। अगर आप 3 कंजुगेटिव इंटीजर लेते हैं तो उनमें से एक इंटीजर जरूर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंजुगेटिव। अगर आप 3 कंजुगेटिव नंबर लेते हैं और उनके प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा हमारी किससे डिविजिबल होती है, फैक्टोरियल 3 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहती है, एवरी स्क्वायर नंबर, जितने भी स्क्वायर नंबर हैं, इज ऑफ द फॉर्म, वो फॉर्म में होता है किसकी फॉर्म में, 9K की फॉर्म में होंगे या फिर 3K + 1 की फॉर्म में होंगे, जहाँ पे K हमारा क्या है, कोई भी इंटीजर है। इतना समझ में आया। अब आगे का करते हैं। पढ़ा है और अपने 4th-5th क्लास में भी पढ़ा है, क्या होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF। फाइंड आउट करते थे ना HCF और LCM। तो जो HCF होता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या बोलते हैं, HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जो नंबर थ्योरी है हमारा टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है जो हमने अपने 10th क्लास तक सारा पढ़ लिया था, लेकिन हमने उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करने सीखे थे, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रेजुएशन में नंबर थ्योरी है उसमें क्या है कि हमें सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं उन सब की हम क्या करेंगे, थ्योरम पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हीं को ही हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है और किस तरीके से हम पहले क्वेश्चन सोल्व करते थे। अब एग्जामिनर हमें LCM और HCF तो फाइंड करने को देगा नहीं, वो हमसे क्या पूछेगा, हमसे बेसिक नॉलेज पूछेगा कि इसमें हम कौन कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल होती है, और अगर GCD है तो वो किस तरीके से नंबर को डिवाइड करता है, क्या किस तरीके से रिमाइंडर फाइंड आउट करा जाता है ना, इन सब चीज़ों को। तो किसको, HCF मीन्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अच्छा, लेकिन अब जब हम अपना BSc लेवल पर पढ़ रहे हैं या MSc लेवल पर पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी, तो वहां पर बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। देखते हैं क्या होती है डेफिनेशन, लेट A एंड B बी 2 गिवन नंबर्स। A और B हमारे क्या है, 2 गिवन नंबर्स हैं, इन विच एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो। उनमें से ये शर्त है कि उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि एक नंबर तो जीरो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ A एंड B डिनोटेड बाय GCD ऑफ AB। किससे डिनोट करते हैं, GCD ऑफ AB और AB हम सिंपल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, इज द पॉजिटिव इंटीजर D। तो जो ये नंबर AB है इनका जो HCF है वो D पॉइंट होगा, पॉजिटिव इंटीजर D होगा। कब होगा, जब D डिवाइड करता है A को। देखो ये वो वाला नहीं है कि जैसे हम लिखते थे कि 4 डिवाइड करता है 2 को, नहीं, इसमें लिखा जाता है 2 डिवाइड करता है 4 को। इसमें ये ओब्लिक का साइन आता है, इसमें बिल्कुल ये हमारी सीधी लाइन आती है, जैसे 1 बनाते हैं ना, ऐसे 2 डिवाइड करता है 4 को, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, और जो हम पहले लिखते थे उसमें लिखते थे 4 डिवाइड 2, इस तरीके से लिखा जाता था। उसमें देखो ये लाइन हमारी क्या होती थी, ओब्लिक साइन में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हमारी क्या है, सीधी लाइन है। समझ में आई बात। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इस तरीके से देगा
कि डी डिवाइड करता है ए को, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ए डिवाइड करता है डी को, इसका मीनिंग है कि जो डी पॉइंट है वो किसको डिवाइड करता है, ए को डिवाइड करता है। एंड डी डिवाइड बी, जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन पॉइंट आएगा, यानी कि जो हमारा HCF आएगा, GCD आएगा, वो इन दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि हमें कुछ भी रिमाइंडर प्राप्त नहीं होगा। और सेकंड क्या कंडीशन है, इफ C डिवाइड A, और हमारे पास एक नंबर C ऐसा है जो A को डिवाइड करता है एंड C डिवाइड B, C किसको भी डिवाइड करता है, B को, तब जो हमारा C वो नंबर होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, D के होगा, या तो C इक्वल होगा D के, या उससे क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछेगा क्या A और B दोनों नंबर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन में, क्या A और B दोनों जीरो हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अगर जो नंबर है D डिवाइड करता है A को और D डिवाइड करता है B को, तब एक नंबर C ऐसा है जो A और B दोनों को डिवाइड करता है, तब C लेस देन इक्वल टू D होगा, C लेस देन D होगा, C ग्रेटर D होगा, या C इक्वल टू D होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन पे करेक्ट करना है, जब C लेस देन इक्वल टू D के होगा। अच्छा, एक बार एक क्वेश्चन का HCF फाइंड आउट करते हैं, यानी कि GCD फाइंड आउट करते हैं, किसका, मान लो 10 और 15 का मुझे GCD फाइंड आउट करना है, तो सबको पता है 10 और 15 का GCD कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो ये लगती है क्या, देखो ये जो हमारा GCD आई है D की वैल्यू है, ये हमारी A की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, B। तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 10 को, और 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 15 को, क्योंकि 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो इस तरीके से हमने क्या कर ली, ये थ्योरम अपनी देख लिया है कि जो हमारा HCF होता है वो दोनों नंबर को क्या करता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है, हमारा कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता। क्या नहीं बचता, रिमाइंडर नहीं बचता। अब देखो, जैसे हम कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 30, ठीक है, और एक नंबर ले लिया 15, आपको इसका GCD फाइंड आउट करना है। सेकंड वाली आपको बताती हूँ किस तरीके से एप्लीकेबल होती है। तो GCD 15 और 30 का कितना होगा, हमारा 15 होगा ना, 15 और 30 का GCD कितना होगा, 15 होगा। अब देखो, कोई एक ऐसा नंबर अपने पास से ढूंढते हैं जो A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है। तो 5 एक ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है, और 5 एक ऐसा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करता है। तो 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। अब ये वैल्यू 5 हमारी किसकी वैल्यू है, C की, और D की वैल्यू कितनी है, 15। कितनी वैल्यू है, 15। तो देखते हैं जो 5 है वो लेस देन किसके है, 15। यहाँ पर तो 5 क्या है, लेस देन 15 के हैं। और अगर मैं 15 मानती हूँ तो 15 डिवाइड करता है 15 को, और 15 डिवाइड करता है 30 को। तो यहाँ पर कौन सा केस हो जाएगा हमारा, 15 इक्वल टू 15 वाला। तो इसका मतलब है कि ये क्या होता है, तो लेस देन होता है या इक्वल होता है, कभी भी ग्रेटर नहीं होता। क्या मैं मान लो मैंने नंबर मान लिया 45, क्या 45 15 को डिवाइड कर देगा, नहीं। 45 15 को डिवाइड कर देगा, नहीं। 45 30 को डिवाइड कर देगा, नहीं, नहीं कर सकता ना। तो इसी तरीके से क्या होती है हमारी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, हम क्या करते हैं, GCD फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको GCD फाइंड आउट कराने का भी करा देती हूँ, ठीक है ना। तो क्या करते हैं GCD फाइंड आउट करने के लिए, पहले जो हमारा बड़ा नंबर होता है उसको किस में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। अब 45 से 117 को आप डिवाइड करेंगे, तो एक बार डिवाइड करिए 45 से, तो 45 2 90, इट इज 7 एंड 11 माइनस 9 इज 2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 117 को अपना जो रूल होता है कौन सा होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख देंगे। तो इट मीन्स 45 की मल्टीप्लाई किस में लिखेंगे, 2 में, प्लस कर देंगे 27। अब जो आपका डिवाइजर होता है, आप डिवाइजर 45 है तो 45 को इधर लिखेंगे और इसे रिमाइंडर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 27 से आप 45 को डिवाइड करिए, 27 1 जा 27 होते हैं ना, तो कितना हुआ, 15 माइनस 7 इज 8, 3 माइनस 2 इज 1, इट इज 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18। अब हमारा डिवाइजर कितना है, 27। अब 27 को लिखेंगे, फिर इसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 18, और 18 1 जा 18, और 18 प्लस 9 कितना होता है हमारा, 27।
7 होता है ना। अब फिर दोबारा से डिवाइजर लेंगे, डिवाइजर 18 को किसकी फॉर्म में लिखेंगे 9, तो 9 2 जा 18 लिख सकते हैं। अब क्या यहाँ पर कोई रिमाइंडर बचा, क्योंकि 9 2 जा 18 पूरा हो गया कंप्लीट। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो ऐसे कर लीजिए, पर आप इतने बड़े बच्चे हैं, ठीक है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो आप डायरेक्ट ही कर देंगे, ठीक है। तो जहां पर भी आपका ये कंप्लीट हो जाता है और जहां पर भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, ध्यान से समझिए बात को, जो रिमाइंडर की एकदम ऊपर वाली वैल्यू होती है, रिमाइंडर की एकदम ऊपर वाली वैल्यू कितनी है हमारी 9, तो इसका जो जीसीडी हुआ 117 और 45 का, वो हमारा कितना हुआ 9, कितना हुआ है 9, ठीक है। यानी कि इसका जो HCF आया वो मेरा कितना आया 9। देखो ये तो हो गया हमारा यूक्लिड लेमा से किया है हमने। और हम जो अपना बचपन में करते थे डिवीजन मेथड से भी एक बार क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 45 से 117 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूँ, मुझे पता है आप सबको आते हैं ये, फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि आप तो इतना बेसिक से पढ़ा रहे हो, ठीक है। 45 2 जा 90, इट इज 7 और 11 माइनस 9 इज 2। अब डिवाइड करेंगे फिर 45 को, ऐसे ही तो करते थे भाई, 27 1 जा 27, 15 माइनस 7 इज 8, 3 माइनस 2 इज 1। अब 18 से किसको डिवाइड करेंगे 27 को, 18 1 जा 18, तो 17 माइनस 8 इज 9 और 18, 9 2 जा 18। तो हमारा ये तो HCF हो जाता था। कर लो किसी भी मेथड से, आएंगे आंसर सेम ही आपका। तो हमारा HCF कितना हो गया, क्योंकि 9 2 जा 18, हमारा HCF कितना आ गया है 2, हमारा क्या आ गया है HCF आ गया है, ठीक है। और थर्ड मेथड हमारा क्या होता था कि भाई दोनों के फैक्टर करते थे, 117 का अलग फैक्टर कर लीजिए, 45 का अलग फैक्टर कर लीजिए, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाता था HCF, है ना, जो कि सबसे इजी मेथड लगता है मुझे। तो 117 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, आई थिंक फैक्टर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 39 जा होता है ना 117 इज टू 13, और 45 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, इस तरीके से जो करते थे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा 9, 2 और 7, 3 9 जा 3 1 जा 3, 13 1 जा 13, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब HCF क्या होता है हमारा, HCF या GCD जो दोनों में मिलते हैं, तो दोनों में ये एक 3 मिला और भाई दोनों में एक 3 ये मिला, तो टोटल कितना हो गया HCF यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको तीनों में से कोई सा भी मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, ना कि मेथड से, क्योंकि हमारे तो ऑप्शंस का मेथड होता है, ऑप्शन से हम क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं करना होता, सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना होता है, ठीक है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन की डेफिनेशन होती है कि जो D होता है उसमें हमारा जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी 0 नहीं होते, और D अगर एक नंबर को डिवाइड करता है, D दूसरे नंबर को भी हमेशा डिवाइड करता है। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो क्या है A और B दोनों को डिवाइड करता है, तो वो या तो D के बराबर होगा या फिर D से हमारा क्या होगा छोटा होगा। अब हम जितनी भी हमारी थ्योरम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन के ऊपर, वो सारे थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम नंबर 1 जो कि हमारे GCD की थ्योरम है, इफ A एंड B आर एनी 2 इंटीजर्स, A और B हमारे क्या है 2 इंटीजर्स हैं, नोट बोथ 0, और दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या नहीं है 0 नहीं है, देन GCD ऑफ AB, अगर AB का GCD क्या करता है एग्जिस्ट करता है, यानी कि इन दोनों नंबर्स का क्या है HCF एग्जिस्ट करता है, इज यूनिक। तो HCF क्या होता है यूनिक होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 2 नंबर है तो उनका सिर्फ एक ही HCF आएगा। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था 15 और 30 का HCF कितना आया हमारा 15, 2 और 4 का HCF 2, ठीक है। इसी तरह आपको बोले 50 और 100 का तो कितना आया 50, ठीक है। तो क्या होता है HCF हमारा क्या होता है यूनिक होता है, ये नहीं कि 2 नंबर के आप बहुत सारे HCF निकाल देंगे, सिर्फ क्या होता है HCF हमारा यूनिक होता है। और सेकंड थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, अगर A और B हमारे 2 इंटीजर्स हैं, नोट बोथ 0, दोनों के दोनों इंटीजर्स हमारे क्या नहीं है 0 नहीं है, वहां पर देखो एटलीस्ट था डेफिनेशन में, यहाँ पे नोट बोथ 0 है, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर x और y, तब हमारे 2 इंटीजर्स x और y इस तरह के लाई करेंगे कि जो GCD ऑफ AB होगा, यानी कि AB का जो HCF होगा वो किसके इक्वल होगा AX प्लस BY के, किसके इक्वल होगा AX प्लस BY। तो जो हमारा HCF होगा वो किसके इक्वल होगा AX प्लस
बी वाई के इक्वल होगा। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एलसीएम, और फिर एलसीएम के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अपने, ठीक है, और साथ के साथ उसके थ्योरम भी करेंगे, क्योंकि थ्योरम ही पूछेंगे एग्जाम में आपसे, क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम, सबको पता है एलसीएम फाइंड आउट करते थे हम, है ना। तो क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कैसे फाइंड आउट करते हैं सबको आता है, लेकिन उसके पीछे की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, हमें वो सीखना है, और एग्जामिनर की भी हमारे से वही डिमांड होगी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो इंटीजर्स, ए और बी क्या है हमारे दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, देन ए पॉजिटिव इंटीजर m इज कॉल्ड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तब एक नंबर m ऐसा होगा जिसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कब कहेंगे, वहां पर क्या था कि जो हमारा GCD होता था, D डिवाइड करता था A को और D डिवाइड करता था B को, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो नंबर है वो क्या करेगा, LCM को डिवाइड करेगा, A डिवाइड करेगा M को, एंड B डिवाइड करेगा M को, दोनों के दोनों A और B मिलके किसको डिवाइड करेंगे, M को डिवाइड करेंगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच डेट, और एक पॉजिटिव इंटीजर हमारा ऐसा लाई करेगा, इफ A डिवाइड करता है N को, A भी किसको डिवाइड करता है N को, एंड B भी किसको डिवाइड करता है N को, तब हमारा क्या होगा, दिस इज देन, जो हमारा M होगा वो लेस देन इक्वल टू किसके होगा, N के होगा। क्या होगा, M लेस देन इक्वल टू किसके होगा, N के। M हमारा क्या है, एलसीएम, और N क्या है हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर, और ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो किसको डिवाइड करता है, जिसको A भी डिवाइड करता है और जिसको B भी डिवाइड करता है। और देखो जब मैंने आपको बताया था GCD, तो GCD को किससे डिनोट करते हैं, छोटे ब्रैकेट से, स्मॉल ब्रैकेट से, और इसको डिनोट करते हैं बड़े ब्रैकेट से। किससे डिनोट करते हैं, बड़े ब्रैकेट से। अच्छा एक बार देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करती है थ्योरम। जैसे मुझे 15 और 30 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका, 15 और 30, 15 यहाँ पे निकाल लेते हैं, 15 और 30, तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 3 5 से 15, एंड 30 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में मिलता है उनको तो लेते ही लेते हैं, और जो नहीं मिलते उनको भी ले लेते हैं। जैसे 3 दोनों में मिला तो 3 को लिख लिया, हमारा 5 मिला इसको लिख लिया, और साथ में 2, 5 3 जा 15 एंड 2 30। अब हमारा कितना आ गया, हमारा जो एलसीएम आया है 30 आया है। तो 30 को देखो, जो हमारा 15 है, 15 भी 30 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 15 2 जा 30, और 30 भी किसको डिवाइड कर रहा है, 30 को। तो इसका मतलब A भी डिवाइड करता है M को, और B भी डिवाइड करता है M को। तो इस तरीके से ये थ्योरम हमारी क्या हो जाती है, लग जाती है। अब सेकंड केस में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको A भी डिवाइड करता है, जिसको B भी डिवाइड करता है। तो वो नंबर क्या है, N मानना है। जैसे मैंने N की वैल्यू मान लो 60 मान ली, क्योंकि जो 15 है वो भी 60 को डिवाइड करता है, और जो 30 है वो भी 60 को डिवाइड करता है। अब हमारा एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया हमारा 30, एलसीएम 30 है ना। और देखो 30 क्या है, लेस देन इक्वल टू किसके है, 60 के। या तो 30 भी मान सकते हैं आप N की वैल्यू, लेकिन मैंने क्या मानी, बड़ी वैल्यू मानी, क्योंकि 30 के लिए तो एप्लीकेबल है, ये आपको समझ में आता है, लेकिन हम किसके लिए मान लेते हैं, एक बड़ी वैल्यू। तो मैंने 60 मानी, तो देखो 30 लेस देन इक्वल टू किसके आया, 60 के, यानी कि M लेस देन इक्वल टू N वाला केस क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, एलसीएम की जो होती है प्रॉपर्टीज होती है। वहां पर क्या करता है, देखो एग्जामिनर आपको इस तरह कंफ्यूज करेगा, वहां पर जो होता है HCF दोनों नंबर को डिवाइड करता है, यहाँ पर क्या होता है एलसीएम में कि दोनों नंबर डिवाइड करते हैं एलसीएम को, ठीक है। और वहां पर जो हमारा एग्जामिनर आपको बहुत बार ये दे देगा सिर्फ साइन बिग ब्रैकेट, तो आपको मान लो उसने ऐसे दे दिया 100 150, कुछ नहीं बोलेगा, उसको कह देगा सोल्व करो। तो एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे जो साइन है किसके है, तो आपको पता है ये एलसीएम का साइन है, तो इट मीन्स वो आपको बोल रहा है कि एलसीएम फाइंड आउट करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दे सकता है, स्मॉल ब्रैकेट बना के दे सकता है। तब एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। समझ में आया, चलो अब इसके ऊपर थ्योरम करते हैं। जैसे हमारा HCF था या GCD था, क्या था, यूनिक था, उसी तरह हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि जो हमारा एलसीएम है वो भी हमारा क्या होता है, यूनिक होता है। बहुत सारे एलसीएम नहीं होते, एलसीएम सिर्फ एक ही होता है। या फिर इन 15 और 30 का बहुत सारे एलसीएम निकाल देंगे, नहीं निकाल सकते ना, तो थोड़ा सा सोचा करो माइंड से। तो क्या क्या होता है हमारा, जो हमारा एलसीएम होता है वो यूनिक होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा, अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है देन देखो ये थ्योरम क्या लिखी हुई है कि ए बी का जीसीडी यानी कि ए बी का एचसीएफ, ए बी का बिग ब्रैकेट एलसीएम इक्वल टू किसके होगा, ए मल्टीप्लाई बी के, ए मल्टीप्लाई बी के। ये आपने 10th क्लास में पढ़ी है। कैसे पढ़ी है, इस तरीके से पढ़ी है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इस तरह पढ़ी है ना, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, याद आ गया ना। ठीक है, अब इसमें हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपको कि एलसीएम फाइंड आउट करो, एचसीएफ फाइंड आउट करो। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे बोलेगा कि दो नंबर को आप किस फॉर्म में लिखो, आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो। किस में लिखो, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्टली लीनियर कॉम्बिनेशन का ही पूछेगा, पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं किस तरीके से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने एचसीएफ निकालने के 3 मेथड देखे, इसी तरह हम एलसीएम निकालने के भी 3 मेथड देख लेते हैं। एक मेथड जैसे 50 और 100 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो ये सबको आता है, बस मैं एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है, अगर आपसे आता है, अच्छे से आता है, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए 2 या थोड़ी स्किप कर दीजिए वीडियो, आप आगे की वीडियो देख लीजिए जहाँ पे हम थ्योरेटिकल पोर्शन करते हैं। ठीक है, जैसे 50 है तो 50 के फैक्टर्स कर देंगे 2 से 25, 5, 5। ठीक है, 100 का करना है तो 2 से 50 बार, 2 से 50 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। तो यहाँ पर 50 लिखेंगे आप। 50 के फैक्टर्स कितने आए, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और आपके 100 के आए हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है मुझे। तो क्या, जो दोनों में मिलते हैं उनको एक बार लिखते हैं, और जो दोनों में नहीं मिलते उनको भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे 2 दोनों में मिला तो इस 2 को लिख लिया, इस 5 के पेयर को लिख लिया है, इस 5 के पेयर को लिख लिया, और ये बचा हमारा 2। तो इट मीन्स 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 एंड 2 2 जा 100। तो एलसीएम आ गया 100। सेकेंड मेथड हमारा होता है ये डिवीजन वाला मेथड, कि हम एक साथ ही फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50, 2 से 25, 2 से 25, फिर 5 से करेंगे, 5 से 5, 5, 5 से 1 और 1। तो अब कर लेंगे एलसीएम, जो हमारे लेफ्ट में वैल्यू है सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो कितनी वैल्यू आई हमारी, 100 वैल्यू आई। थर्ड मेथड है आपका, जैसे आप पहले 50 और 100 इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए, मतलब जीसीडी। तो 50 का फैक्टर्स करें तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 100 का कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसका जो जीसीडी आएगा कितना आएगा हमारा, दोनों में 2 मिलता है, 5 एंड 5। तो 5 5 जा 25 एंड 2 जा 50। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आपका कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ 50, एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारे कितने हैं, 50 और 100। तो 50 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए ये 50 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 50। तो 50 से 50 को डिवाइड करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 100। ठीक है, आप तीनों मेथड से कर लीजिए, सबसे सूटेबल मेथड ये वाला होता है। सिर्फ अगर आपसे एलसीएम पूछता है एग्जामिनर तो सिर्फ आपको इस मेथड से निकालना है। ठीक है, वैसे एग्जामिनर से पूछेगा नहीं, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि नंबर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम उसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, समझते हैं वो होता क्या है। बड़ा नंबर हमारा क्या है, 272, 272, 272 को क्या लिखेंगे, 119 की किस में लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में। एक बार देखते हैं 119 से डिवाइड करते हैं, इधर साइड में कर लेती हूँ। आई थिंक 2 जा हो जाएगा, 19 2 जा 38 एंड 2 1 जा 2। तो 12 - 8 इज 4, 6 - 3 is 3। सो दिस इज 119 is to 2 + 34। अब किसको करेंगे, 119 को लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 34 से। तो 34 से डिवाइड करेंगे
2 जा 78 एंड 3 जा करते हैं 3, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 10, तो 9 माइनस 2 7 एंड 1 17। इट मीन्स 34 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस 17। अब क्या करते हैं, अब किसको लिखेंगे, 34 को डिवाइड किससे करेंगे, 17 से, तो हो गया 17 2 जा 34 होता है प्लस 0। मैंने बताया था कि जहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर, क्या उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर हमारा क्या होगा, जीसीडी होगा। तो जीसीडी कितना आया हमारा, 17 आया। अब हम लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, किस में लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अब आप ये 17 है इसको लिखिए, हमारा क्या नंबर आया है 17, 17 को लिखिए। 17 को अब आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, यानी कि किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by की फॉर्म में लिखना है। अब जो भी यहाँ पर नंबर होगा उस नंबर को आप जो इक्वेशन में जहां पर भी वो नंबर होगा उससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। समझो यहाँ पे 17 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, 119 माइनस 34 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे 19 माइनस 34 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब जो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर होंगे उन्हीं की वैल्यू पुट कर, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 17 था उसकी वैल्यू पुट करी, यहाँ पर अब दूसरा रिमाइंडर में क्या दिख रहा है, 34 है और यहाँ पर ये 34 है, तो अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 34 की। तो 17 इक्वल टू 119 माइनस 34 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 272 माइनस 119 इज टू 2, 272 माइनस 119 इज टू 2 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब ये नंबर क्या बना, 117 इक्वल टू 119 माइनस 272 की मल्टीप्लाई किस में, 3 में, एंड ये माइनस और ये माइनस प्लस 119 की मल्टीप्लाई किस में, 3 2 जा 6, 117। देखो 119 एक ये और 6 ये, तो 100 कितने हो गए, 19 मल्टीप्लाई 7 माइनस 272 इज टू 3। देखो फॉर्म क्या थी हमारी, ax प्लस बी वाई, और a क्या होता है हमारा पहला नंबर और bx क्या होता, b क्या होता है हमारा दूसरा नंबर, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 119 और b की वैल्यू 272। तो दिस इज 17, ठीक है, ये 17 है वो, तो 119 a हो गया मेरा और 272 कितना हो गया है, 272 कितना हो गया है, b हो गया है। तो a और ये हमारे दो एक्स्ट्रा नंबर आ गए, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, क्या इस 7 को x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, और प्लस मैंने क्या कंसीडर किया कि y की वैल्यू माइनस के 3 है, तो यहाँ पर प्लस के b y, तो ये होता है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे नंबर्स को और x और y की वैल्यू बताइए, तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू तो 7 एंड y की वैल्यू क्या हो गई हमारी माइनस के 3। यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा साइन आपको प्लस का आएगा, तो 17 इक्वल टू ax प्लस बी वाई कर लेंगे। और एक पार्ट बचता है हमारा इसमें एलसीएम फाइंड आउट करने का, हम उस फॉर्मूले से कर लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला कि HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF हमारा कितना है 17, एलसीएम इज एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर की करनी है हमें, 119 की और 272 की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एलसीएम इज एज इट इज 119 इज टू 272, 17 डिवाइड में 17 7 जा 119 होता है। अब 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, कितनी आएगी मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, 1 7 7 जा 49 एंड 155, 7 2 जा 14 एंड 5 9, तो हमारा एलसीएम हो गया 1904 कर लेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सिर्फ
लीनियर कम्बिनेशन का ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर को लीनियर कम्बिनेशन में लिखिए, तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है लीनियर कम्बिनेशन में। और किसको लिखा जाता है लीनियर कम्बिनेशन में? हमेशा जीसीडी को। किसको लिखा जाता है? जीसीडी को। तो ये भी पूछ सकता है कि जब हम लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं तो किस नंबर को लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं? तो आपका आंसर होगा कि हम जीसीडी इट मीन्स एचसीएफ को लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? ए सीक्वेंस A1 A2 A3 इन विच A1 इक्वल टू 1, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म 1 होती है, सेकंड टर्म हमारी क्या होती है? 2 होती है, एंड अगर हम nth टर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे? nth टर्म वो होती है an-1 प्लस an-2 फॉर एवरी n ग्रेटर 2। किसके लिए? जो भी n हमारे किससे ग्रेटर होंगे? 2 से ग्रेटर होंगे, इज कॉल्ड ए फिबोनाची सीक्वेंस। उनको क्या कहते हैं हम? फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। अब ये याद रखना है, द फर्स्ट फ्यू टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो हमारा सीक्वेंस होता है उसकी जो स्टार्टिंग के टर्म होते हैं, जैसे आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो पहले सीक्वेंस 1, सेकंड 2, जब आपको थर्ड वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप? 3 पुट कर देंगे। जैसे मैं देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ, an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, तो आप क्या पुट कर देंगे? मुझे a3 निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे 3-1 प्लस a3-2 इट मीन्स a2 प्लस a1, तो a2 की वैल्यू 2 और a1 की वैल्यू 1 इक्वल टू 3। इस तरीके से आप कोई सी भी क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी सीक्वेंस की टर्म्स क्या क्या होती है? 1 2 3 5 8 13 21, इस तरीके से क्या होती है? इसकी टर्म होती है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा, इसका फॉर्मूला पूछ सकता है an का फिबोनाची सीक्वेंस में, और a1 और a2 की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक थ्योरम है, इफ अल्फा n इज द nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, अगर अल्फा n क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस की nth टर्म है, एंड अल्फा की वैल्यू अगर 1 प्लस √5/2 है, देन ये याद रखना है आपको, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस √5/2, देन अल्फा की पावर n किससे ग्रेटर होगा? अल्फा की पावर n-1 से। अल्फा की पावर n देखो यहाँ पे सफिक्स में है, यहाँ पर पावर में है, तो अल्फा की पावर n ग्रेटर हो जाएगा अल्फा की पावर n-1 से। फॉर ऑल, ये ध्यान रखना है कि जितने भी n होंगे वो किससे ग्रेटर होंगे? हमारे सारे के सारे n ग्रेटर होंगे 1 से। और एग्जामिनर को ऐसे पलट के देगा आपको कि अल्फा की पावर n ग्रेटर अल्फा की पावर n-1, नहीं, आपको ध्यान रखना है ये n जो है हमारा सफिक्स में है, जो टर्म में यूज होता है कि nth टर्म निकालना, tn टर्म निकालना, an टर्म निकालना, इस तरीके से। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के ऊपर सारी की सारी थ्योरम्स, ठीक है। प्राइम नंबर तो सबको पता है, लेकिन थ्योरम्स किसी को नहीं पता, तो हमें तो थ्योरम पता करनी है, क्योंकि हमारे तो एग्जाम में थ्योरम्स आएंगी, ठीक है ना। तो क्या होती है थ्योरम? प्राइम नंबर एन इंटीजर p ग्रेटर 1 विच हैज नो डिवाइजर एक्सेप्ट 1, एक नंबर जिसका सिर्फ डिवाइजर 1 होता है, एंड द नंबर इटसेल्फ, या तो वो उस नंबर को 1 डिवाइड कर सकता है, या वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है। ऐसे सारे के सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स। और ये नंबर शर्त ये है कि जो नंबर होंगे वो 1 से बड़े नंबर लेने हमें। जैसे 2 को 1 डिवाइड करता है, 2 को 2 डिवाइड करता है। जैसे हमारा हो गया 17 को 1 डिवाइड करता है, 17 को 17 डिवाइड करता है। 29 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है, 29 को 29 डिवाइड कर सकता है। या कोई और नंबर है ऐसा? कमेंट सेक्शन में आप मुझे 2 प्राइम नंबर बताएंगे, बता देंगे, ठीक है। अब देखो थ्योरम, द स्मॉलेस्ट डिवाइजर अदर देन 1, जो सबसे छोटा डिवाइजर है हमारा 1 से छोटा, ऑफ ए कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर का, इज प्राइम, क्या होता है? हमेशा एक प्राइम नंबर होता है। यानी कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 1 से अगर कोई भी दूसरा नंबर आएगा तो वो हमेशा दूसरा नंबर क्या होगा? प्राइम होगा। तो एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछेगा कि वो नंबर प्राइम होगा, इवन होगा, ओड होगा, है ना, या फिर पूछ सकता है कि कंपोजिट नंबर इटसेल्फ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो नंबर क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारी, इफ p इज ए प्राइम, p क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, एंड a इज एनी इंटीजर, और a क्या है? हमारा एनी कोई भी इंटीजर है, ऑफ एनी इंटीजर, देन इधर AP इक्वल टू 1। इसका मीनिंग समझ में आया कि जो नंबर होगा और उसके साथ जो हमारा प्राइम नंबर होगा उसका GCD, उसका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। वो तो आएगा जैसे मैं 15 और 29, ए हमारा कोई भी नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, तो उसका GCD 1 ही आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है।
ठीक है, तो याद रखना है कि किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम नंबर से क्या लेते हैं जीसीडी, तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है जो n से क्या है, ग्रेटर है, और n ग्रेटर है किससे, 1 से, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या कहते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखो मैं ये लिखती हूँ, एक नंबर लिखा मैंने 50, करिए इसके फैक्टर्स, 2 से 25, 5 से 5 एंड 5 से 1। अब 50 को क्या लिख दिया आपने, 2 × 5 × 5। बताओ ये 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है ना, ये 5 कैसा है, प्राइम नंबर, ये 5 कैसा है, प्राइम नंबर। यानी कि हर एक नंबर को अगर हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जितने भी नंबर्स आएंगे हमेशा क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। और किस तरीके से उनको कर सकते हैं हम, यूनिकली। ऐसा नहीं है कि आप इसके बहुत सारे फैक्टर कर सकते हैं, नहीं, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होंगे, तो इट मीन्स क्या कर सकते हैं, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि 4q+3 के बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे आपको प्राइम नंबर मिलते चले जाएंगे। जैसे q = 0 रखिए तो 4 × 0 + 3, देखो 3 एक प्राइम नंबर है। आप q = 1 रखिए तो 4:1 + 3, तो 4 × 1 = 4 एंड 3 7। आप 2 रखिए 4:2 + 3, 4 × 2 = 8 एंड 3 11। सारे के सारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। तो 4q + 3 से मिलने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी डिरिचलेट थ्योरम। देखो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो D++ है वो थ्योरम ना पूछ के ये पूछता है इस थ्योरम का क्या नेम है। इसलिए मैंने जो आपको 200 थ्योरम की सीरीज करवाई है उसमें शुरू के 10 क्लासेस में वही थ्योरम करवाई है जिसमें सारी की सारी थ्योरम है उनके नाम है। जैसे कि एग्जामिनर आपको ये स्टेटमेंट देगा और पूछेगा इस थ्योरम का क्या नेम है, तो आपको बताना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो ज़्यादा आपको इस तरह की थ्योरम पे ध्यान देना है, ना कि जो स्टेटमेंट वाली है। नेक्स्ट है आपकी डिरिचलेट थ्योरम। इफ AB = 1, यानी कि अगर GCD AB का 1 है, देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म। तो जो बहुत सारे प्राइम होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, AQ + B की फॉर्म के होंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो ये AB जो हमारे 2 नंबर हैं इन दोनों को HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तब आप 4Q फिर आप AQ + B में कुछ भी वैल्यू रखेंगे तब हमेशा क्या होगा, वे जो नंबर्स आएंगे हमारे कैसे नंबर आएंगे, हमेशा हमारे नंबर प्राइम आएंगे। देखो A और B कोई भी नंबर ले लो आप जिनका GCD कितना है, 1 है। जैसे मैंने मान लिया A = 3 ले लिया और B = 5 ले लिया। रखो यहाँ पे 3Q + B, B की वैल्यू 5। अब Q = 0 रखो, Q = क्या रखेंगे, 0। तो Q = 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 5, तो 5 आ गया ना, 5 प्राइम है। Q = 1 रख लीजिए तो 3:1 + के 5, दिस इज 8। अभी मैं इसको आपको अच्छे से बताती हूँ। अब 3 × 2 + के 5, 3 × 2 = 10 एंड 5 11। देखो आप ये कहेंगे कि ये नंबर तो प्राइम नहीं आया, लेकिन ये 2 नंबर क्या है, ये प्राइम आए। अब इस स्टेटमेंट को अच्छे समझो। देखो क्या कहा है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स होंगे यानी कि बहुत सारे प्राइम होंगे, ऑल नहीं बोला, सारे नंबर्स प्राइम, बहुत सारे नंबर ये AQ + B हमें प्राइम देगा, लेकिन सारे नंबर प्राइम नहीं देगा। इसलिए जो नंबर है 3 × 1 + 5 = 8 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 8 आई है। 3 × 1 + 5 की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। उसने बोला है कि वो बहुत सारे नंबर हमें प्राइम देगा। जैसे 3 नंबर निकाले, 2 प्राइम आए, एक हमारा प्राइम नहीं आया, एक नंबर हमारा कैसा आ गया, इवन नंबर। इनफाइनाइटली मैनी होंगे यानी कि बहुत सारे नंबर प्राइम होंगे, लेकिन सारे नंबर प्राइम नहीं होंगे। समझ में आया। देखो जैसे फंडामेंटल थ्योरम में उसने बोला एवरी पॉजिटिव इंटीजर, आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लो तो हमेशा यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बोला इनफाइनाइटली मैनी कि बहुत सारे नंबर आएंगे लेकिन सारे नहीं आएंगे। ऐसे ही 4Q + 3 में बोला है कि बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आएंगे लेकिन सारे नहीं आएंगे। एवरी और ऑल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको इतनी छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज करता है जब क्वेश्चन पूछता है। अब आप देखेंगे कोंग्रेंस टॉपिक। जो कोंग्रेंस टॉपिक है वो नवोदय विद्यालय का सबसे फेवरेट टॉपिक है। नवोदय विद्यालय में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और KVS में पूछे जाते हैं। और कोंग्रेंस से किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, कोंग्रेंस से जिसमें हमारे से ये पूछा जाता है कि क्या हमारा रिमाइंडर बचेगा,
कि रिमाइंडर फाइंड आउट करिए, तो हम बहुत इजीली कोंग्रुएंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट डिजिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नंबर की, बहुत बड़े बड़े नंबर्स की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट डिजिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कोंग्रुएंस होता क्या है, लेट m बी ए फिक्स्ड इंटीजर, m क्या है, कोई फिक्स इंटीजर है हमारा, एक इंटीजर हमने उसे फिक्स कर दिया है, ठीक है। देन एन इंटीजर a इज सेड टू बी कोंग्रुएंट टू अनदर इंटीजर मोडुलो m, तब एक इंटीजर a को हम क्या कहेंगे, अनदर इंटीजर के रेस्पेक्ट में मोडुलो m कहेंगे। कब कहेंगे, जब m डिवाइड करता होगा किसको, a माइनस बी को, किसको डिवाइड करता होगा, a माइनस बी को। तो ध्यान रखना है आपको, m किसको डिवाइड करता है, a माइनस बी को, और जिस नंबर, जो नंबर हमारा बड़ा होता है वो यहाँ पर आता है, जो नंबर छोटा होता है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो इट मीन्स ये वाला नंबर छोटा होगा, ये वाला नंबर हमारा कैसे होगा, छोटा होगा, ठीक है। और मोड m, मोड m को बोलते हैं मोडुलो m। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, देखो जैसे मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ, 13 से आप डिवाइड करिए, 13 से आप 67 को डिवाइड करिए, तो 13 5 जा 65, अभी हमारा 2 बचता है रिमाइंडर। अब देखो कैसे लिखते हैं, हमने, हमारा बड़ा नंबर क्या है हमारा 67, तो 67 हमारी a की वैल्यू हो गई। ये देखो 3 लाइन है, इसका मीन्स है कोंग्रुएंस। b होता है हमारा माइनस करके जो होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा यहाँ पर 2, मोड और किससे डिवाइड किया है, 13 से। अब देखो कोंग्रुएंस की डेफिनेशन कैसे यहाँ पे एप्लीकेबल है, मैंने बोला m डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो 13 डिवाइड कर रहा है 67 माइनस 2 कितना हो गया, क्योंकि a ये है और b ये है, तो 67 माइनस 2 कितना हुआ 65, तो 13 5 जा 65, ठीक है। तो m ने डिवाइड कर दिया a माइनस बी को, इट मीन्स 30 ने डिवाइड कर दिया 67 माइनस 2 को, और इसको हमने लिखा है a कोंग्रुएंस b मोड m की फॉर्म में। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं बहुत इजीली। अब देखो जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 48 इज डिवाइडेड बाय 24, तो क्या अब 5 की मल्टीप्लाई 48 टाइम्स करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो इससे हम करेंगे कोंग्रुएंस की हेल्प से। तो देखो 5 की पावर जो 48 है, इसको मैं क्या 5 की पावर 2:24 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 की पावर 2 का मीन्स 25, 25 की पावर 24, सेम मीनिंग है। हमें जो ये जो नंबर होता है उसे ऐसा नंबर बनाना पड़ता है जिससे डिवाइड करते हैं ना उसके एकदम पास का नंबर, तो देखो 25 के एकदम पास में 24 है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 25 की पावर 24, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगी, इस पर मोड 24 कर दूंगी। मोड 24 का मीनिंग क्या हुआ कि 24 से, जो यहाँ पे मोड होता है ना उसका मीनिंग होता है नंबर को डिवाइड करना, तो 24 से किसको डिवाइड कर दूंगी, 25 को, न कि 25 की पावर 24 को। तो सिर्फ मैं 24 से किसको डिवाइड करूंगी, 25 को। जब मैं डिवाइड करूंगी 24 से 25 को, तो कितना आएगा 1, तो इट मीन्स जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 की पावर 24 मोड 24, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा रिमाइंडर लिखा जाता है और रिमाइंडर कितना आया 1, और 1 की पावर 24 का मीनिंग कितना होता है 1, मोड 24। अच्छा इसको अब कंपेयर करिए, आप किससे कंपेयर करेंगे, 5 की पावर 48, ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, a कोंग्रुएंस b मोड m, और जो ये b होता है, b क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना, यानी कि जो रिमाइंडर आया है हमारा, कितना आया रिमाइंडर, 1 ही तो आया है, बस देखो 1 मिनट भी नहीं लगी इस क्वेश्चन का मुझे रिमाइंडर निकालने में। तो इस तरीके से कोंग्रुएंस की हेल्प से क्या कर लेते हैं हम, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे नंबर हमारा कितना भी बड़ा हो, कर सकते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 11 की पावर 35 इज डिवाइडेड बाई 13, है ना। जब आप 11 की पावर 35 को किससे डिवाइड करेंगे, 13 से, तब आपको क्या रिमाइंडर आएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में था तो 5 की पावर 48 हमारा मल्टीपल बन गया था 24 का, लेकिन यहाँ पे देखो 13 का मल्टीपल नहीं है 35, तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम पहले थोड़ी थोड़ी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर बाद में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 11 की पावर 35 है, सबसे पहले आप इसमें से 11 की पावर 2 लीजिए, 11 की पावर 2 का मीनिंग क्या हुआ, 121 हुआ ना, और मोड लगा दीजिए, तो मोड 13, तो 11 की पावर 2
कॉन्ग्रुएंस साइन लगाएंगे, 13 से किसको डिवाइड कर दीजिए 121 को, तो कितना आया 13 9 जब 117, इट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 4 बचा, 4 mod 13। देखो मैं अब देखो ये नंबर हमारा 11 की पावर 2 में 121 था जब हमने पावर खोली, और अब देखो 11 की पावर 2 की वैल्यू जब हमने अपना कॉन्ग्रुएंस लगाया तो सिर्फ 4 हो गई। तो पहले 11 की पावर 2 करूंगी, फिर 4 करूंगी, फिर 8 करूंगी, इसी तरीके से क्या हो जाएगी 35 के पास चले जाएंगे। अब करिए 11 की पावर 2, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 की पावर 2 mod 13। अच्छा ये बताइए 4 की पावर 2 का मीनिंग 16, और जब 16 को 30 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3 mod 13। 11 की पावर 4 की वैल्यू हो गई, अब 4 से क्या बना दूंगी 11 की पावर 8, तो इट मीन्स इसका स्क्वायर कर देंगे 9 का स्क्वायर mod 13। गाइज नंबर का स्क्वायर होता है, मोड का कभी स्क्वायर नहीं होता। आपको किसी नंबर को 30 से डिवाइड करना 13 से ही करेंगे या फिर उसके वर्ग 169 से डिवाइड करने लगेंगे, नहीं ना। तो 9 9 से कितना हो गया हमारा 81, और 81 को 13 से डिवाइड करिए, लिसन 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9। हाँ ये मैंने स्क्वायर का साइन गलत लगा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दिया है। तो अब देखो 9 तो छोटा आ गया 13 से, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो किस में बचेगा माइनस के 4 में। तो कंफ्यूज नहीं होना कि रिमाइंडर माइनस में भी बच जाता है, हाँ क्योंकि छोटा है ना, तो 13 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो -4 की कमी है, तो -4 हमने क्या बचा हमारा रिमाइंडर बचा। अब क्या करेंगे, हमें 35 तक जाना है, अभी तक हम 8 पे पहुंचे, तो दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो 16 -4 का स्क्वायर करेंगे एंड mod 13, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया और mod 13। देखो 13 1 जा 13, 3 रिमाइंडर बचा, 3 mod 13। अब क्या करेंगे दोबारा से क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 11 की पावर 32, तो 3 का स्क्वायर mod 13, फिर ये 9 mod 13 हुआ हमारा, और फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस के 4 बचा, माइनस के 4 क्योंकि 13 1 13 माइनस के 9, जो 9 है हमारा छोटा है तो रिमाइंडर माइनस से बचेगा, तो mod 13। ठीक है, अब देखो मुझे 11 की पावर 35 बनाना है, तो 11 की पावर 32 कर दिया एंड 11 की पावर कितना कर दिया 32 एंड 2 34 एंड 11, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया नंबर कर दिए। 11 की पावर 32 की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 4, 11 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आई है रिमाइंडर में 4, और 11 की पावर की जब आप किससे करेंगे 13 से करेंगे तो माइनस के 2 आएगा ना रिमाइंडर, और ये क्या हो गया हमारा mod 13। अब आप क्या करेंगे इनको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, तो 32 mod 13। अब क्या कर दीजिए 13 से डिवाइड कर दीजिए 62 को, तो कितना हुआ 13 2 जा 26, इट मीन 6 रिमाइंडर, तो 6 mod 13। तो जो हमारा रिमाइंडर आया है, हमारा क्या आया है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, ये वाली वैल्यू रिमाइंडर ही तो होती है, तो रिमाइंडर हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से बड़े नंबर का, देखो 11 की पावर 35 नंबर था, कितना बड़ा नंबर थे, और उसको किससे डिवाइड करना था 13 से, और क्या फाइंड आउट करना था रिमाइंडर, है ना। और हमने कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से बहुत इजीली कर लिया नंबर्स को, 4 कभी 4 बना लिया, कभी 3 बना लिया, है ना, 3 और 4 से तो बड़ा नंबर बनाया ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से बहुत इजीली किसी भी नंबर का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या होते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, लेट m1 m2 mr बी पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। क्या है m1 m2 से लेकर एंड सो ऑन तक जितने भी नंबर्स हैं हमारे कैसे हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, सच डेट किस तरह के नंबर है कि mi और mj आप इनमें से कोई भी दो नंबर लेंगे उनका हमेशा जो HCF है इट मीन्स GCD है वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। फॉर i डज नॉट इक्वल टू j, दो नंबर हमारे कभी भी इक्वल नहीं होंगे। देन द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, तब अब एक सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ले लीजिए, यानी कि बहुत सारी आपने क्या ले ली इक्वेशन ले ली। कैसी इक्वेशन ले ली, दिस इज x, जब x इक्वल टू x कॉन्ग्रुएंस a1 mod m1 इस तरह की इक्वेशन है, x
कॉन्ग्रेंस A2 मोड M2 एंड सो ऑन एक्स कॉन्ग्रेंस AR मोड MR। तब आप इतनी सारी इक्वेशन ले ली कि 1 से लेके R तक की इक्वेशन ले ली हमने, ये भी नहीं पता हमें कितनी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या ले ली, इक्वेशंस ले ली। देन हैज ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, तो वो क्या रखती है, एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन रखती है, यानी कि इन सब इक्वेशन का जो एक सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये नहीं है कि इस इक्वेशन इसका आंसर 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया, नहीं, सबका आंसर अगर आएगा तो 2 ही आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, मैं बता रही हूँ। तो सब की सब इक्वेशन क्या रखती है, हमेशा एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन रखती है। और जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कब रखती है, जब ये M1 M2 MR कैसे यूनिक मॉडुलो है। तभी तो बोला है कि I डज नॉट इक्वल टू J, कि दो मॉडुलो आपस में बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब जब दो बराबर नहीं है तो यूनिक है सारे के सारे। तो कैसा सॉल्यूशन रखेगी, हमेशा एक साइमल्टेनियस सॉल्यूशन रखेगी। तो आपसे एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछेगा, थ्योरम को, या तो थ्योरम का नेम पूछेगा, या आपको 3 इक्वेशन दे दी जाएंगी, यहाँ पर सब सेम होगा, एक्स की वैल्यू सब में सेम होगी, बट यहाँ पे ये चेंज कर देंगे और ये कैसे होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे। तब आपसे पूछेगा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो 1 सॉल्यूशन रखती है, 3 इक्वेशन देगा आपको, क्या आएगा, 2 सॉल्यूशन रखती है या 3 सॉल्यूशन रखती है। तो सभी स्टूडेंट कौन सा लगा के आएंगे कि 3 सॉल्यूशन, 3 इक्वेशन है 3 सॉल्यूशन, 2 इक्वेशन है 2 सॉल्यूशन, नहीं, यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, इक्वल का साइन नहीं है ये। तो कैसा सॉल्यूशन रखेंगे, साइमल्टेनियस, सिर्फ एक सॉल्यूशन रखेंगे और वो सॉल्यूशन भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूडो प्राइम। सूडो का मतलब होता है झूठा, क्या होता है सूडो प्राइम, ऐसा होता है झूठा प्राइम, है ना। ऐसा नंबर एन इंटीजर एन इज कॉल्ड ए सूडो प्राइम, एक नंबर को हम क्या बोलते हैं, सूडो प्राइम बोलते हैं। और कब बोलते हैं, जब 2 की पावर n किसके हो, कॉन्ग्रुएंस 2 मोड n के। जब आप n से 2 की पावर n को डिवाइड करते हैं तब आपको हमेशा जो रिमाइंडर मिलता है 2 मिलता है। तब ऐसे सारे के सारे नंबर हमारे कैसे होते हैं, सूडो प्राइम नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, सूडो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर जिसमें हम 2 की पावर n को n से डिवाइड करते हैं और हमेशा नंबर क्या मिल जाता है, रिमाइंडर हमें 2 मिलता है। तो इस तरह के सारे नंबर्स को हम बोलते हैं सूडो प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारी फर्मेट-लिटिल थ्योरम, एग्जामिनर की फेवरेट। क्या होती है फर्मेट-लिटिल थ्योरम, इफ p इज प्राइम एंड a p इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि p प्राइम नंबर है और a और p का जो हमारा क्या है, GCD HCF क्या है, 1 है, देन a की पावर p माइनस 1 इज डिविजिबल बाई p, कि जो a की पावर p माइनस 1 माइनस के 1 है वो किससे डिविजिबल है, p से डिविजिबल है। देखो -1 का मीनिंग क्या हुआ कि वो 1 क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर p माइनस 1 को जब हम किससे डिवाइड करते हैं, p से डिवाइड करते हैं, तब हमारा रिमाइंडर कैसा बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक है गाइज। तो आज हमारा नंबर थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाता है। हमारे जो सिलेबस में तो सिर्फ नंबर थ्योरी को बोला था कि बेसिक नंबर थ्योरी, लेकिन हमने उसका एडवांस लेवल भी कर लिया ग्रेजुएशन में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो हमने उसके सारे जो कंसेप्ट थे, कॉन्ग्रुएंस तक के, चाइनीज थ्योरम, सूडो प्राइम्स, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक की, रिलेटिव प्राइम किस तरह के होते हैं, ऑल प्राइम्स क्या होते हैं, मैनी प्राइम्स क्या होते हैं, वो सब अच्छे से पढ़ लिया है ना। और किस तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने सभी कर लिए हैं। तो आप अच्छे से क्लास को करेंगे, अपने नोट्स बनाइए, और क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो ये PDF है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम PDF की क्या कॉस्ट है, इन PDF की, क्लास PDF की, और क्लास की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, डाउनलोड करिए, अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ, आप 200 जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, जिनकी सीरीज भी हमने करा चुकी है, प्लेलिस्ट है, 20 क्लासेस हुई हैं, आप उनके थ्योरम्स के नोट्स परचेज कर सकते हैं। उनकी कॉस्ट है आपकी सिर्फ 49 रुपीज़, ठीक है ना। तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी क्या कर सकते हैं, नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आप मुझे हेलो लिख दीजिए और फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगी। आप जो 1500 हमारे जो MCQ हैं उनका सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर दे, जिसमें हमारी अभी तक 5 क्लासेस हो चुकी है। लिमिट कंटिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशिएबिलिटी की लास्ट क्लास बची है, जिनका सॉल्यूशन आपको लाइव कराया जा रहा है यूट्यूब पे। आप उनको परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरम बेस हैं और क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल बेस भी हैं, कैलकुलेटिव बेस भी हैं, और ग्रुप थ्योरी के तो वो सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो क्वेश्चन हमारे नेट और JRF के में आते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में ग्रुप थ्योरी का एक बहुत लंबा पोर्शन दिया हुआ है। 2 यूनिट ग्रुप थ्योरी के दिए। जब मार्जिन इतना ज़्यादा है तो उसे पढ़ना भी बहुत अच्छे से पड़ेगा, तो उसमें सारी डेफिनेशंस भी इंक्लूड की है मैंने।
ग्रुप थ्योरी के सारी की सारी थ्योरम भी एक साथ ही दी हुई है आपको, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। और अगर आपको पीजीटी के लेने हैं, पीजीटी के एमसीक्यू भी 1500 एमसीक्यूज़ है, उसमें सॉल्यूशन भी दिया गया है आपको एमसीक्यूज़ का, तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। उनकी कॉस्ट 149 रुपीज़ है। अगर आप इनको परचेज करते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप साथ के साथ आपकी क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर 60 डे बैच में। आपको आपकी थ्योरम का पूरा कोर्स हो चुका है 20 थ्योरम का, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप थ्योरम को नहीं परचेज करना चाहते तो लिख सकते हैं, लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लिख के अपना थ्योरम का कोर्स कंप्लीट हो गया। क्लासेस हमारी डेली चलती है, कभी कभी स्किप हो जाती है संडे में, वरना अदरवाइज हमारी डेली क्लासेस चलती है। और कभी क्लास स्किप हो जाती है तो आपके फिर मैं 2 क्लासेस करा देती हूँ। ठीक है, और हमारी प्रैक्टिस भी साथ के साथ चल रही है। तो कंप्लीट पैकेज चल रहा है इस चैनल पर, यूट्यूब के चैनल जो हमारा मैथ विद कंसेप्ट है। ठीक है, मैथ विद कंसेप्ट हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है और अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। 60 डे बैच के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। सारी की सारी पीडीएफ, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। लगभग हमारी 22 से 23 क्लासेस हो चुकी हैं, 24 क्लासेस हो चुकी हैं। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाउनलोड करिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, और गाइज अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो और आपको लगता हो कि एग्जाम के लिए रिलीवेंट है, तो मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो टीचर को ज़्यादा मोटिवेशन होती है, लेकिन अगर कम स्टूडेंट जुड़ते हैं तो टीचर को एक समय के बाद क्या होता है, मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा कम होने लगता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप भी थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत करिए। चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और कमेंट सेक्शन में आपकी कुछ भी क्वेरी है, अपनी क्वेरी पूछनी है। और कुछ भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप व्हाट्सअप के ग्रुप को ले सकते हैं। वहाँ पर आप कोई क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं, बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन भेज देते हैं, मैं उन सबका सोल्यूशन कराती रहती हूँ। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और पीडीएफ परचेज करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और याद रखना, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए सब कुछ पढ़ना है और सारा पढ़ना है। इसलिए आपको इस चैनल पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बस आपको अच्छे से मेरे साथ जुड़ के मेहनत करते रहना है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।